नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और हम फिर मौजूद हैं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अमित, प्रणाम आपको। जी सर, जैसा आपको पता है कि इसके पहले जो हम लोगों ने इलेक्शंस पे जो कार्यक्रम किए, झारखंड इलेक्शंस पे, वो काफी पसंद किए गए, लोगों ने काफी पसंद किए हैं वो कार्यक्रम। और शुरुआत तो हमने महाराष्ट्र इलेक्शन से ही की थी, तो आज फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन पे। अब चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, 20 तारीख को वोटिंग है और वहाँ जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने अपनी अपनी जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। बहुत धुआंधार वहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही जो गठबंधन है वो अपना दमखम चुनावी मैदान में दिखा रहे हैं। अब जब वोटिंग इतने नजदीक है सर, तो क्या लग रहा है आपको, समीकरण किस तरह से बदल रहे हैं, किस तरह से नए समीकरण बन रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जो चुनाव इस समय हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव इस समय पार्टी की अगर बात करें तो बस पार्टी के नाम पर एक पार्टी लड़ रही है, वो है कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी जो कि एक पार्टी के रूप में लड़ रही है। बाकी जो सारे वहां पे जो दल हैं, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लीडर्स का करियर दौर पे लगा हुआ है। कांग्रेस का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस का कोई ऐसा कोई प्रोमिनेंट वहां पर फेस नहीं है। संजय पटोले बड़े नेता हैं, पृथ्वीराज सिंह चौहान बड़े नेता हैं, लेकिन इस चुनाव में जीत से या हार से उनके करियर का अंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये महाविकास अघाड़ी अगर जीत करके आती है, कांग्रेस में अच्छे नंबर ऑफ सीट्स को कंट्रीब्यूट करती है, तो इनका ग्रोथ होगा। लेकिन अगर कहीं से अगर ये इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल्स कांग्रेस पार्टी के अंदर, इनको कोई बहुत ज्यादा मतलब कोई इस तरह का कोई बहुत प्रोमिनेंट या प्रीमियम फेस, प्रीमियम वर्ड में यूज करूंगा, प्रीमियम फेस। जबकि दूसरी तरफ, जबकि इनके अंदर ही मतलब जो महाविकास अघाड़ी है, इसके अंदर ही जो इनकी वाली जो शिवसेना है, शिवसेना उद्धव ठाकरे, उस उद्धव ठाकरे का बिल्कुल करियर दांव पे लगा हुआ है। अगर ये चुनाव में अगर ये 19 पढ़ते हैं दूसरी शिवसेना के मुकाबले, इनका करियर, इनकी लेगेसी का क्लेम, ये सारी चीजें बहुत बहुत नीचे चली जाएंगी। शरद पवार, जो एनसीपी शरद पवार वाले घटक जो है, जो इस चुनाव को लड़ रहा है, उसमें शरद पवार साहब का ये जीत मुझे लगता है कि आखिरी चुनावी बैटल होगा। 83-84 साल के हैं वो। हालांकि वो कुछ इस तरह का, एक जगह उन्होंने इंडिकेशन दिया है बारामती में, जहां पर कि उनका ग्रैंड नेफ्यू चुनाव लड़ रहा है, उनके नेफ्यू अजीत पवार के खिलाफ। वहां पे उन्होंने इंडिकेट दिया है कि लेगेसी हम इसको हैंड ओवर करना चाहते हैं और इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए। शरद पवार साहब चाहेंगे कि वो विनिंग नोट पर पॉलिटिक्स को क्विट करें और अपने जो उनके जो लॉयल लोग हैं, उनके हाथ में उनकी लेगेसी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लेगेसी अजीत पवार के हाथ में चली जाएगी। तीसरा, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे जी, पिछले 1 साल 1.5 साल में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, एक धीरे धीरे करके चुप रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, ज्यादा वाचल नहीं है लेकिन धीरे धीरे वो एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं। और इस चुनाव में जो एक तरह से मैं कहूं कि ये जो महायुति है, जो महायुति जो है, जो कि रूलिंग अलायंस है वहां पर, उसके लीडर के रूप में धीरे धीरे वो उभर करके सामने आ गए हैं। बीजेपी तो चुनाव लड़ रही है और बहुत दमखम से चुनाव लड़ रही है। वहां पर हालांकि आज बताया गया है कि अमित शाह की जो विदर्भ में रैलियां थी वो कैंसिल हो गई हैं, किन्हीं कारण से कैंसिल होगी। लेकिन बीजेपी बहुत दमखम से चुनाव लड़ रही है। और खास बात यह है कि बीजेपी के इस चुनाव युद्ध में आरएसएस के कैडर्स बहुत के साथ ले रहे हैं। और आरएसएस के कैडर्स का जो दंतक पुत्र जो है इस चुनाव में, जो आरएसएस हमेशा उनका एक एडॉप्टेड लीडर होता है, वो दंतक पुत्र जो इस चुनाव में है वो है फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस, अगर ये चुनाव में बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है तो देवेंद्र फडणवीस, जिनका उदय
जिनका उदय कई पुराने नेताओं के कंधे पर पैर रख करके हुआ था, उनके करियर को भी बहुत बड़ा धक्का इस चुनाव से लग सकता है। देवेंद्र फडणवीस के प्रति एक सहानुभूति भी लोगों को है कि जब 2019 में जब ये गठबंधन चुनाव जीती थी, उस समय बीजेपी के पास मेरे ख्याल से 105 सीटें थी और शिवसेना के पास 54-55 सीटें थी। तो उस समय तो इनकी सरकार बननी चाहिए थी, लाजमी थी, देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, रिपीट होना चाहिए था चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब से वो एक सिंपैथी फैक्टर लेकर के घूम रहे थे, लेकिन अब वो सिंपैथी फैक्टर जो है सो जब बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा और अपनी सरकार वहां बनाई है जिसमें फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तब से सिंपैथी फैक्टर जो है सो वो ज्यादातर जो लोग जो दिख रहा है, अब सिंपैथी फैक्टर अलग अलग लोगों के अलग अलग सिंपैथी है। तो जो एक सिंपैथी फैक्टर पवार साहब की पार्टी टूटने के कारण पवार साहब के साथ एक सिंपैथी फैक्टर है। शिवसेना के जो लोग हैं वो उन्हें लगता है कि बाला साहब के लड़के उद्धव ठाकरे को जिस तरह से बेइज्जत करके पार्टी तोड़ा गया, उनके प्रति सिंपैथी है। लेकिन कुछ लोगों के कमिटमेंट्स और वो और अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए और अपने प्रति सिंपैथी लेने के लिए एकनाथ शिंदे भी काफी कुछ कर रहे हैं। और आपको वो पता नहीं ज्ञात हो कि एक फिल्म भी आई है अभी, एकनाथ शिंदे के ऊपर एक फिल्म भी आई है, और उस फिल्म के माध्यम से वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने बड़ी लॉयली शिवसेना के आइडियोलॉजी के लिए काम किया है, शिवसेना के लिए काम किया, और कैसे उन्हें लगातार पार्टी में ह्यूमिलेट किया गया है, और इसी कारण से वो पार्टी छोड़ करके बाहर आए हैं। ऐसा उस फिल्म में दिखाया गया, पब्लिसिटी कराई जा रही। तो ये जो एक सिंपैथी फैक्टर्स जो है, तो ये तो एक सिंपैथी फैक्टर्स जो है, और जैसा कि मैंने कहा कि जो लीडरशिप जो स्ट्रैटेजी की जो लीडरशिप है, एक तो तलवार लेकर के मैदान में कौन उतरा है और स्ट्रैटेजी कौन बना रहा है। तो उस स्थिति में मेरे ख्याल से महाविकास आघाड़ी थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में ये करके है कि उद्धव ठाकरे तो एक चेहरा मोटा मोटी बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे, उनके लोगों ने चीफ मिनिस्टर ही बनाया था पहले, और पवार साहब इनके मेन रणनीतिकार हैं, और कांग्रेस के लीडर्स भी उनको जो लोकल लीडरशिप है, कहीं कहीं पर कुछ इश्यूज हैं, लेकिन एक कंसेंसस की स्थिति में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वहां पर स्थिति एक तो वो चुनाव की, और जो एक बात और जो सामने आई है, जो लोग जिसके तरफ कुछ अखबारों में लोगों ने लिखा, इनफैक्ट मैं आपको अमित एक बात बताऊं, मेरी एक संस्था है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस, जो कि परसेप्चुअल सर्वे का काम करती है। परसेप्शंस लोगों के क्या है उस पर काम करती है, नंबर्स पे काम नहीं करती, लोगों के परसेप्शंस पे काम करती है। और हरियाणा के चुनाव में आपको ज्ञात होगा, हरियाणा के चुनाव में जिस समय सारे एग्जिट पोल और ये वगैरह कह रहे थे कि भाई स्वीप कर रही है कांग्रेस, उस समय हम लोगों ने कहा था कि जो परसेप्शन जो हम लोगों ने प्रेजेंट किया था, हमने कहा था कि नेक एंड नेक फाइट है जिसमें कि एज जो है सो वो बीजेपी को है, और मेरे से हम लोग ठीक भी हुए थे। तो हमारे जो ये रिपोर्ट जी, और ये आपकी रिपोर्ट अखबारों में भी प्रकाशित हुई थी चुनाव से पहले। हाँ, अखबारों में मैंने ये लिखा था, और उसके बाद फिर उसके बाद लिखा था कि कैसे ये रेनबो अलायंस की जो मैंने बात की थी, जो एक रेनबो अलायंस बनाने में सफल रही है, जो कि एक्स फैक्टर बीजेपी के लिए साबित हुआ था इस चुनाव के अंदर। और वही रेनबो अलायंस अब यहाँ पर बीजेपी क्या एक्स फैक्टर लेकर के आती है इस चुनाव में, क्योंकि जो अब क्या है कि जब लोकसभा जो हुए हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर 48 में से 30 सीटें 48 में से 30 सीट जो है सो वो अपोजिशन के पास गई है, और कांग्रेस एक से 13 सीट पे पहुंच गई है कांग्रेस इस इलेक्शन। मैं आपको जो लोकसभा के भी चुनाव हुए थे, तो उसमें महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली थी, महायुति को 17 सीटें मिली थी। और अगर हम ये प्रोजेक्शन करें, जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अगर इन्हीं सीटों का प्रोजेक्शन करें चुनाव पे, तो इस लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार 153 सीटों पर एमवीए मतलब महाविकास आघाड़ी, और 126 सीटों पर महायुति लीड ले रही है। लेकिन ये पुराने आंकड़े हैं, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे तो उसके आधार पे हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के मुद्दों में अंतर होता है।
बिल्कुल चीजें बदल जाती हैं। तो आपको लग रहा है कि ये आंकड़े देखिए काम ये करेंगे कि समीकरण बदले हुए हैं? वो मैं आपने अच्छा किया इन आंकड़ों को बता दिया। मैं इसी बात पे जी। कह रहा था कि जो जो तैयारी हुई है चुनाव की, जो तैयारी जी। हुई है, उस चुनाव की जो तैयारी हुई है, उस चुनाव की तैयारी में एमवीए तो ये मान करके चल रही है कि भाई हमारा ये जीता हुआ चुनाव है। इसी करके उन लोगों ने काफी हद तक एक कंसेंसस अपने यहाँ डेवलप किया है कि लेकर के, जिसमें ज्यादा उनके यहाँ उठापटक तोड़फोड़ मारपीट नहीं हुई है टिकटॉक को लेकर के, जितना कि ये महायुति में हुई है। और लेकिन ऐसे ही कांग्रेस मान रही थी कि हरियाणा में वो क्लीन स्वीप कर रही है। मेरे ख्याल से नहीं आप गिने चुने हुए लोगों में से जिन्होंने नहीं आकलन मैं की लगा आप जो मैं आकलन लगा बात पाए थे कि ये स्थिति नहीं हुई। वही तो मैं आकलन ही लगा रहा हूँ, मेरी जी। बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसको लेकर के, और महायुति जो है सो महायुति में एक डिसएडवांटेज और है जो मैं बात रखने जा रहा हूँ कि जो 2000 हम्म। जो रेबल्स चुनाव में खड़े हैं उसमें बहुत ज्यादा लोग महायुति के रेबल्स इस चुनाव में खड़े हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि महायुति की जो गठबंधन है, खास करके जो बीजेपी और शिंदे, ये दोनों दे आर हम्म। नॉट लुकिंग आई टू आई। अजीत पवार तो खैर एक बड़ी अजीब स्थिति में फंसे हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई वो जिस अलायंस के लीडर हैं उस अलायंस के सर्वोपरि नेता जो हैं कि भाई मुझे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से कैंपेन नहीं करवाना है। जब इनकी लीडरशिप में कैंपेन नहीं करवाना, इनकी लीडरशिप में विश्वास नहीं है, तो आप इस तरफ हैं क्यों? तो खैर आइडियोलॉजी की तो तिलांजलि दी जा चुकी है कि क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इन लोगों के कैंपेन करने से इनका जो मुस्लिम वोट है, अभी तक जो है एमएमडी का कॉम्बिनेशन शरद पवार चलाते थे, मराठा, मुस्लिम और दलित, ये कॉम्बो जी। पे काम करता था। और ये मराठा, मुस्लिम और दलित, इसी के बेनिफिशियरी अजीत पवार के भी एमएलएज रहे। तो अगर वो मुस्लिम छिटक जाता है इन लोगों के आने से, तो सबसे बड़ा लॉस किसको होगा? भाई ऐसे भी शिवसेना जो है वो तो मुस्लिम वोट के पे लड़ती नहीं है चुनाव, ना बीजेपी मुस्लिम वोट लड़ती है। अजीत पवार जिस पार्टी से आए वो मुस्लिम वोट का चुनाव लड़ती है, अच्छा वोट भी पाती है। जी। तो वो एमएमडी का जो उसको लेकर के अजीत पवार परेशान है। और इसका जो अगर वोट अजीत पवार को नहीं मिलेगा तो वो वोट शरद पवार को मिलेगा। वो वोट जो है सो कुछ हद तक, चूंकि वो उद्धव ठाकरे उस कॉम्बिनेशन का पार्ट है, तो मुस्लिम वोट उधर भी चला जाएगा। एक फैक्टर जो शरद पवार ने इस चुनाव में, जो आप कहते हैं ना, जो दांव पेच, मैं पहले बताऊं, जो कांग्रेस ने दांव पेच खेले और फिर जो उसका काउंटर हुआ, जिसको हम लोगों ने बताया था उस समय, और अब आज भी मैं आपको बताऊंगा कि जो 2 साल 3 साल से एक आंदोलन खड़ा करवाया गया है मराठा रिजर्वेशन का। मराठा रिजर्वेशन का आंदोलन खड़ा किया गया है और मनोज जरांगे पाटिल उस आंदोलन के लीडर हैं। उन्होंने इस चुनाव में ये भी कह दिया था कि वो जो है सो वो चुनाव लड़ेंगे और फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव रेस से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उनका झगड़ा सीधे देवेंद्र फडणवीस के साथ है। अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो इसका फायदा, मराठा वोटों का फायदा किसको होगा? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सीधा सा नाप तोले के भाई ये तो शरद पवार के हिस्से से, और जो कांग्रेस में भी मराठा नेता हैं, देशमुख के बेटे अमित देशमुख हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, ऐसे नेता लोग हैं, इनके पास चला जाएगा वो वोट। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि महाराष्ट्र का जो समय मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, वो भी मराठा है। तो ये वोट उनके तरफ भी, तो अगर जरांगे पाटिल अगर चुनाव नहीं लड़ रहा है तो उसके जो वोट है, उनके जो है वो, उसका फायदा एकनाथ शिंदे को भी मिलेगा। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। जी। और जो हम लोग जो लगातार डिस्कशन जो अभी कर रहे हैं, जो सारे डिस्कशंस अखबारों में आ रहा है, सारी जगह वो डिस्कशंस दिख रही हैं कि ये कास्ट, वो कॉम्बिनेशन, ये वो, तो अर्बन रूरल और किसकी क्या मेरे ख्याल से कास्ट कॉम्बिनेशन जो सेट है, कास्ट कॉम्बिनेशन में दोनों पार्टियां एक एडवांटेज, कास्ट कॉम्बिनेशन में, मैं कह रहा हूं कास्ट कॉम्बिनेशन में एडवांटेज अगाड़ी को है।
जो अभी जो कास्ट कॉम्बिनेशन निकल करके आ रहा है उसमें एडवांटेज अगाड़ी को है, क्योंकि जो अजीत पवार की पार्टी है वो बहुत बड़ी लगाड़ पार्टी प्रूव होने जा रही है। वो बहुत बड़ी लगाड़ पार्टी प्रूव होने जा रही है, क्योंकि वो समहाउ डिसओरिएंटेड है पूरे कैंपेन के अंदर। वो पूरे कैंपेन में डिसओरिएंटेड है, और वो पंकजा पाटिल को, पंकजा मुंडे को गलत कोट कर रहा है, तो कभी कुछ कर रहा है, तो वो एक, लेकिन एकनाथ शिंदे, जो मैं बार बार आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे के में एक बहुत ही जबरदस्त लीडर, एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट इस समय आघाड़ी के पास है, ये महायुति के पास है। और एकनाथ शिंदे सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि जो सबसे बड़ा जो उन्होंने पासा खेला है इस चुनाव में, वो पासा इन्होंने इस करके खेला है कि उन्होंने जो वुमेन के लिए जो स्कीम लाए हैं, बेटी बहन योजना, लाडली बहन, जी, लाडली बहन योजना लेकर के आए हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका बेनिफिट, और बहन को इसका बेनिफिट जाएगा। तो जो मराठा वुमेन है, केवल उसको ही वो अपने तो वो जेंडर की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, वो जेंडर की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। और आप अगर मुझसे ये पूछेंगे तो क्या आपको ये योजना 2-3 महीने में ला करके, जैसे झारखंड में हम लोग जो कह रहे हैं कि वहां कल्पना सोरेन के आने से मैया योजना बहुत चल रही है, तो कल्पना सोरेन में उनके पास एक वुमेन फेस है जो कि जगह जगह जा करके इसकी बातें कर रहा है, लगातार कैंपेन कर रहा है, योजना लोगों तक पहुंच रही है। तो क्या उस चीज की पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में हो पाएगी? जी। तो महाराष्ट्र में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एक बड़ी विचित्र स्थिति है। महाराष्ट्र को हम हिंदुस्तान का सबसे अर्बनाइज्ड स्टेट मानते हैं, महाराष्ट्र को सबसे हम पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव स्टेट मानते हैं, लेकिन यहाँ की महिलाओं का जो दर्जा है ना, वो बराबरी का नहीं है। झारखंड जैसे ट्राइबल स्टेट में महिलाएं जो है वो बराबरी का वोट डालती हैं, महाराष्ट्र में नहीं डालती। जो पिछले लोकसभा चुनाव जो हुए थे, जिसमें कि बहुत बुरी तरह से ये रूलिंग महायुति हारी है, उस लोकसभा चुनाव में जो मेरे पास फिगर्स हैं कि 4 लोकसभा फिगर्स में जो है सो जो टोटल इनके जो फिगर्स हैं, टोटल वोटर महाराष्ट्र में जो है वो 4.9 करोड़ मेल है और 4.6 करोड़ फीमेल जी। अब पिछले चुनाव में जो वोटिंग हुआ है वो 4% महिलाएं पुरुषों से करीब 4% कम वोट डाला उन्होंने। तो एकनाथ शिंदे का पूरा फोकस जो है इस चुनाव के अंदर, उनकी पूरी कोशिश जो है इस चुनाव के अंदर, वो जो आप सोचेंगे व्हाई ऑल आउट ऑफ ए सडन दिस लाडली बेटी बहन योजना क्यों लेकर के वो आ गए, वो इस लेकर के आए हैं कि ये जो 4% कम वोटिंग हुई है महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले में, इनको बाहर निकालो, इनसे वोट डलवाओ और ये कहीं तुरुप का पत्ता ना हो जाए। मराठा वुमेन भी जो है, एकनाथ शिंदे मराठा है, तो मराठा वुमेन को वोट देने में क्या दिक्कत है अगर वो उनके एक स्कीम दे रहा है। तो एकनाथ शिंदे उसको एक अपना जो एक्स फैक्टर बना करके या अपना जो एक तुरुप का पत्ता बना करके इस चुनाव में गए हैं। और ये जो योजना है, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो इफेक्ट है, अगर ये चल गया महाराष्ट्र के चुनाव में, तो मेरे ख्याल से महाविकास आघाड़ी, ये महायुति जो रूलिंग महायुति है, वो चुनाव जीतने में सफल रहेगी और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एकनाथ शिंदे का रहेगा। जी, अभी उन्होंने दिवाली पर जो लाडली बहन योजना के अंतर्गत जो 1500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं अंडर प्रिविलेज महिलाओं को, और अभी दिवाली में 1500 रुपए बोनस भी दिया गया, यानी कि 3000 रुपए उनके खाते में गए हैं। बिल्कुल। तो और महाराष्ट्र में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, मराठवाड़ा में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, विदर्भा में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, नॉर्थर्न महाराष्ट्र जो जलगांव वाला इलाका है वहां फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है। तो इन सब इलाकों में जहां फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, अगर उस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में अगर 3000 रुपए महिलाओं के खाते में आ रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है जी। और खास करके जब आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि जब जो 4% जो कम पोलिंग हुआ है पिछले चुनाव में, अगर वो 4% वोट अगर
बराबरी का पोलिंग हो जाता है तो ये महिलाएं जो बाहर निकल करके आती हैं, ये महिलाएं एकनाथ शिंदे के दिए हुए बोनस और जो प्रिंसिपल है और जो बोनस है, उनका दिया हुआ वेजेस और बोनस है, उसके लिए वोट करती हैं। तो महायुति निकल गई, चुनाव उसने जीत लिया। लेकिन अगर वो नहीं निकलती हैं या उसी तरह का चुनाव हो जाता है जिसमें कि महिलाओं का की जो उदासीनता है चुनाव के प्रति, अगर वो वैसे ही रह जाती है तो फिर आघाड़ी विल बी ऑन फ्रंट फुट। इसीलिए हम लोग को चुनाव के दिन का वेट करना पड़ेगा और बड़े बारीकी से देखना पड़ेगा कि कितनी महिलाओं ने इस चुनाव में वोट किया, कितनी परसेंट महिलाओं ने चुनाव में वोट किया। और अगर महिला और पुरुष के बीच में अगर वोटिंग परसेंटेज कम है, बराबरी का है, अगर महिलाओं का वोट ज्यादा है तो वो तो फिर एकनाथ शिंदे लेड महायुति को के जीत का बिल्कुल संकेत है, मेरा ऐसा मानना है अमित जी। और अभी जैसे आज ही अभी पीएम जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी एक ऑनलाइन बैठक भी ली भाजपा कार्यकर्ताओं की, जिसमें कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो उन्होंने एक लाइन का स्लोगन दिया है। तो जाहिर तो बीजेपी जो है वो हर बूथ पे काम कर रही है और ये ताकत भी रही है उसकी। ये तो मैंने पहले भी कहा, हमेशा कहा, हर एक चुनाव में कहता हूँ कि बीजेपी जो कि टॉप लीडरशिप जो है वो अपने कैडर्स को, अपने लोगों को पन्ना प्रमुख, बूथ संचालक करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करती है, उनके अकाउंटेबिलिटी बांधती है और उन्हें आखिरी दम तक, आखिरी पल तक चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित करती है। तो जो बीजेपी जो जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है वहां पर ये उत्साह तो देखने को मिलेगा ही। और ये भी ना आप भूलें, ये जो पन्ना प्रमुख और जो बूथ संचालक वगैरह लोग होते हैं वो ज्यादातर लोग आरएसएस के कार्डर्स होते हैं। तो अगर उनमें उदासीनता नहीं है, अगर वो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर बीजेपी के लिए जो उनकी चुनावी मशीनरी है, बीजेपी देखिए चुनावी मशीनरी से चुनाव लड़ती है, तो उनकी चुनावी मशीनरी फिर सुचारू रूप से काम कर रही है। पिछले चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की चुनावी मशीनरी ने, हालांकि उनकी नंबर ऑफ सीट्स कम आए विभिन्न कारणों से, लेकिन चुनाव मशीनरी ने अपने आप जगह ठीक ही काम किया, उनका नंबर ऑफ सीट्स ले दे करके ठीक ही थे। मतलब कि हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि वोटिंग परसेंटेज जो था वो लगभग बराबर ही था दोनों पार्टियों का, हालांकि सीट में काफी अंतर पड़ गया था। हाँ, तो ये सब तो बहुत माइक्रो स्टडीज की चीजें हैं, लेकिन जैसे मैंने इस चुनाव में उनकी वोटिंग मशीनरी अपनी जगह पर है, उनकी पोलिंग मशीनरी अपनी जगह पर है। एक टोटल मिसफिट फैक्टर अजीत पवार नजर आ रहे हैं और वो एक ऐसा है कि वो फैक्टर इनको कितना परेशान करता है आगे आने वाले समय में, ये तो देखने की बात है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो तुरुप का पत्ता खेला है और उनकी जो ये कहीं ना कहीं उनकी सोच ये रही होगी कि जो 4% कम पोलिंग हुई है, जो 4% मेल और फीमेल वोटर का जो वोटिंग डिफरेंस रहा है, इसको कहीं ना कहीं पाटना है, बराबर पे लाना है, महिलाओं से अलग ज्यादा वोटिंग कराती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो रूलिंग महायुति है जिसके चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, वो बिल्कुल एडवांटेज की स्थिति में रहेगी। इसमें कहीं पर कोई मतभेद नहीं है, कम से कम मेरे मन में, मेरे दिमाग के बीच में। जी, चलिए, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आपने। और जैसा हमें पता है कि महायुति की तरफ से बीजेपी सबसे ज्यादा 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एकनाथ शिंदे लेड जो शिवसेना है वो 80 सीटों पर है और अजीत पवार की जो एनसीपी उसके पास 53 सीटें हैं। इसी तरह से इधर महाविकास आघाड़ी के पास में कांग्रेस ने 101 सीट पर लड़ने का फैसला लिया है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके पास 94 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शरद पवार की जो एनसीपी वो 88 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो अगर देखें तो जो महायुति में जो डिफरेंसेस है सीट एलोकेशन का वो थोड़ा ज्यादा है, जबकि महाविकास आघाड़ी में लगभग सभी पार्टियां आसपास के चुनाव लड़ रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि अभी तक सीएम का चेहरा कौन बनेगा, दोनों ही गठबंधन थे, ये जाहिर तौर पर अभी इसके सामने नहीं लाया गया, लेकिन ये तो चुनाव रिजल्ट के बाद की बात है। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि अगर 100 से ऊपर सीट बीजेपी को आई तो इस बार बीजेपी को सीएम के चेयर को इतने आसानी से जाने नहीं देगी। जी बिल्कुल, मान करके चले। और अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने और अगर
एकनाथ शिंदे की पार्टी ने जो 80 सीटों पे बता रहे थे चुनाव, 50-55 के करीब लेकर के आई, और अजीत पवार एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करेगा, देवेंद्र फडणवीस को मुश्किल ही है कि वो सपोर्ट करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि या ये भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी अगर ये दोनों मिलाकर के 140, मेरे ख्याल से 144 पर मेजॉरिटी है, 140 प्लस सीटें अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी मिलकर के आ गई तो अजीत पवार ऐसे ही गेम से बाहर हो गए, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी होंगे। हाँ, और इस केस में बहुत गुत्थम गुत्थी होगी दोनों के बीच में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और अगर बीजेपी 100 प्लस 148 में अगर 100 सीटें लेकर के आती है तो बीजेपी नेचुरली क्लेम तो करेगी ही करेगी, बिल्कुल क्लेम करेगी, लेकिन एकनाथ शिंदे भी इतने आसानी से अपने डिमांड को जाने नहीं देंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है और ये अगाड़ी की बात है, तो अगाड़ी में मेरे ख्याल से एक कंसेंसस बना हुआ है कि उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, अनलेस एंड अनटिल हिज पार्टी परफॉर्म्स वेरी वेरी बैडली और वो बिल्कुल ही कोई सीट वीट नहीं लेकर के आती है, तो उस केस में तो उनका करियर ही खत्म हो जाता है। तो और उस सिचुएशन में चूंकि आप जैसे बता रहे हैं कि तीनों को बराबर बराबर सीटें मिली हैं, तो उस सिचुएशन में तो फिर जो है सो सरकार ही नहीं बनेगी इनकी, तो फिर डिस्कशन क्या करता है। जी बिल्कुल। और मराठा जैसे कि गुजरात में, जैसे कि हरियाणा में कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट था जाट डोमिनेशन के खिलाफ, इस चुनाव में हो सकता है कि एक रिजेंटमेंट मराठा डोमिनेशन के खिलाफ भी हो, लेकिन मराठाओं का स्प्रेड बहुत ज्यादा है और मराठा का वोट तो मैटर करेगा ही करेगा, लेकिन जिस तरह का कंसोलिडेशन मराठा वोटों का हरियाणा में कांग्रेस के पीछे था, इस चुनाव में मराठाओं का कंसोलिडेशन रीजनल लेवल पर रीजनल नेताओं के पीछे है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज के तारीख में अगर आप मुझसे पूछें कि किसकी नैया किनारे लगेगी, तो मैं यही कहूंगा कि अगर जो लाडली बहन जो है, अगर उन्होंने अपने भाई एकनाथ शिंदे का सम्मान कर दिया तो ये महायुति जो है सो चुनाव जीत ले जाएगी। अगर महिलाएं उदासीन बनी रही चुनाव के प्रति तो फिर मुश्किल होगा। जी, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कितनी महिलाओं को जो पिछले लोकसभा चुनाव के समय वोटिंग करने नहीं निकली थी, उनमें से कितनी संख्या में निकाल पाते हैं एकनाथ शिंदे। क्योंकि ये योजना वो हाल फिलहाल में ही लेकर के आए हैं, ये लाडकी बहन योजना, और एक अन्नपूर्णा योजना भी है जिसमें 3 गैस सिलेंडर फ्री दिए जा रहे हैं। तो इन योजनाओं का कितना फायदा मिलता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने और बताई सर कि ये जो समीकरण है सभी पार्टियों के, जैसे कि अजीत पवार की का जो परंपरागत वोट बैंक है वो बेसिकली अगेंस्ट है बीजेपी के वोट बैंक से, और इधर अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे का जो परंपरागत वोट बैंक रहा है वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते, या वो नहीं करता है, या कहेंगे कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट नहीं करता है। तो अब इन तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बीच क्या नतीजे निकल के आते हैं, वोटर्स अल्टीमेटली किधर जाते हैं, बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। 20 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आकलन हम निकाल ही सकते हैं, फिर हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज बहुत आपने कहा कि वोटर किधर जाते हैं, और मैं ये कहता हूं कि जो त्रिशंकु असेंबली बनी तो इंडिपेंडेंट किधर जाते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार किधर जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव जो होते हैं उनमें स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोकसभा चुनाव के मुकाबले। तो आप बिल्कुल पिछले आंकड़ों के आधार पर नए रिजल्ट की बात नहीं कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, इस जमीनी स्तर पे इतना गहन विश्लेषण किया। और जैसा हम कहते भी हैं कि हमारा जो प्रोग्राम जो है ये मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है उससे अलग है थोड़ा सा। हम बिल्कुल कोशिश करते हैं, जैसा आपने बताया भी कि अभी हरियाणा चुनाव के वक्त जो आकलन रहा था आपका परसेप्शन जानने का, समझने का, वो बहुत बड़ा सटीक आया था और इसकी काफी तारीफ भी हुई थी बाद में, क्योंकि उस वक्त सारे जितने भी नतीजे आ रहे थे, जो भी आकलन लगाए जा रहे थे, वो यही आकलन लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन वहां अल्टीमेटली बीजेपी को जीत मिली थी। और ये कहीं ना कहीं आप पहले से ही बात बता रहे थे, कह रहे थे। तो इस हंगामे के बीच, इस शोर शराबे के बीच अपनी बात रखना, इसमें मैं बहुत तारीफ करता हूँ सर इस बात इस चीज के लिए आपकी।
और ऐसे ही तमाम समीकरणों को हमने आज जांचा है, परखा है। अब देखते हैं कि नतीजा किधर आता है, वो जल्दी ही आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और दर्शकों से हम अपील करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए, अपनी बात रखिए। आप बताइए कि और आप क्या सोचते हैं, ताकि हम अगले जो हमारे एपिसोड्स होंगे, हम आपके भी जो कमेंट्स के रूप में जो सवाल आएंगे या जो जिन मुद्दों को आप जानना समझना चाहेंगे उनका जवाब दे पाएंगे। तो आप जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो जमीनी स्तर की अंदरूनी बातें हैं ये और लोगों तक भी पहुंचे। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।